हाँ, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे भौतिकी विज्ञान के विषय के बारे में। तो भौतिकी विज्ञान अर्थात फिजिक्स से सभी प्रतियोगी एग्जाम में भौतिकी विज्ञान से 6 या 7 क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम विज्ञान में जो भौतिकी विज्ञान है उसमें जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो प्रकाश हो, ध्वनि हो, गति हो या गुरुत्वाकर्षण हो या फिर तारों संबंधित कोई भी तारामंडल संबंधी कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, सभी टॉपिकों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हमने कक्षा 6 से लेके और 12वीं क्लास तक की जो भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में से जो भी फैक्ट हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आज हम चर्चा करते हैं भौतिकी विज्ञान के बारे में। तो ध्यान रहे, भौतिकी विज्ञान। ठीक है। अब का आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि भौतिकी विज्ञान शब्द है, भौतिकी विज्ञान जो शब्द है यह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से होती है। कौन से शब्द से? ग्रीक भाषा से फ्यूसिस जो शब्द है उससे होती है। दोस्तों ध्यान रखना है, जो भी ये नोट्स हैं ये मेरे द्वारा हस्तलिखित हैं। अगर किसी भैया या बहन को यदि ये नोट्स चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं यदि आपको पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको भौतिकी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस अर्थात जो फ्यूसिस शब्द है उससे किसकी उत्पत्ति होती है? भौतिकी विज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि भौतिकी विज्ञान है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे परंपरागत भौतिकी और दूसरी है आधुनिकी भौतिकी। ठीक है। परंपरागत भौतिकी, ठीक है, जो पहले से चली आ रही है, और आधुनिक भौतिकी जिसमें मानव ने वर्तमान में जो खोजें की है ना दोस्तों उनके बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी में कुछ टॉपिक लिए गए हैं जैसे प्रकाशिकी, ध्वनि, यांत्रिकी, ऊष्मा और विद्युत चुंबक संबंधी टॉपिक है। जबकि जो आधुनिक भौतिकी हैं जिनमें व्यक्ति इस समय मानव खोज कर रहा है जैसे परमाणु, नाभिकीय, क्वांटम और ब्रह्मांड। ठीक है, इसकी वर्तमान में क्या की गई दोस्तों? खोज की गई है। तो उन टॉपिकों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों लाइट अर्थात प्रकाश के बारे में। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भौतिकी विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? तो कौन है? न्यूटन। भौतिकी विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? न्यूटन को। ठीक है। आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों लाइट, जो प्रकाश का जो टॉपिक है दोस्तों उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। और यह एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अब ध्यान रखना है दोस्तों रिफ्लेक्शन, सबसे पहले टॉपिक लेते हैं रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कौन सी घटना होती है? ध्यान रखना है आपको कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः लौटना प्रकाश का क्या कहलाता है दोस्तों? परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वहीं पे ध्यान रखना है कि परावर्तन के 3 रूल होते हैं। ठीक है, परावर्तन के कितने रूल होते हैं? 3। अब देखिए दोस्तों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये 8वीं क्लास में आपको ध्यान रखना है। जैसे समतल दर्पण, ये क्या है? हमारे पास समतल दर्पण है और इस पर कोई भी किरण गिर रही है तो जो किरण गिरती है उसको कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, अर्थात कोई किरण आ रही है किस पे? समतल दर्पण पे, तो कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। ठीक है। फिर समतल दर्पण से टकरा कर जाएगी वापिस, जो किरण समतल दर्पण से टकराकर वापस जाएगी वो कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तो ध्यान रखना है हमारे पास यह हमारा क्या है? समतल दर्पण है, इस पर यह किरण जो गिर रही है ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक है। और ये जो जा रही है किरण ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। इन दोनों किरणों के मध्य में क्या है? एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन का जो रूल है वो पहला रूल यही है कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पे है दोस्तों? एक ही तल में है ना, आपको भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण और अभिलंब है, जो ये आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना है आई, ठीक है, और यह जो अभिलंब है और यह कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है, इन दोनों के मध्य में कौन सा कोण बना है? आर। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है ना दोस्तों आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता है आर, इन दोनों का मान क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आपको अब दिखाई देगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण
अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि ध्यान रहे कि जो परावर्तन के जो नियम होते हैं ना, वो सभी दर्पणों व सतहों पर क्या होते हैं दोस्तों, काम करते हैं। ठीक है। और समतल जो उसकी जो सतह है उसके आधार पर दोस्तों इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो ध्यान रखना है, अगर मान लो कोई भी सतह है, मान लो ये समतल सतह है, बिल्कुल बिल्कुल समतल है, सीधी, ठीक है, बिल्कुल खुरदरी नहीं है, बिल्कुल समतल सतह है। तो समतल सतह पर क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण है। आपतित किरण समतल सतह के साथ में जितना भी कोण बनाती है, ठीक है, उतना ही कोण परावर्तन के बाद में बनाती है। ध्यान रखना है आपको, समतल सतह पर आपतित कोण जितना कोण समतल सतह के साथ में बना रही है दोस्तों, यहाँ पे मान लो थीटा कोण बना रही है, ठीक है, तो उतना ही कोण समतल सतह से टकराने के बाद में जब परावर्तित होगी ना, तो उतना ही कोण थीटा बना के वापस क्या चल जाएगी दोस्तों, किरण परावर्तित होकर निकल जाएगी। तो ये नियम कौन सा हो जाएगा, समतल दर्पण पर नियमित परावर्तन। लेकिन वहीं पे ध्यान रखना है आपको, यदि मान लो सतह जो है जो खुरदरी है, इस प्रकार सतह क्या है, यहाँ पे खुरदरी सतह है, अगर इस खुरदरी सतह पर मान लो कोई भी आपतित किरण गिर रही है, तो आपतित किरण मान लो 45 डिग्री कोण बना के गिर रही है, तो फिर ये आवश्यक नहीं है कि जब ये परावर्तित होगी, जब ये परावर्तित होगी तो 45 डिग्री पर ही हो, यह क्या है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोण क्या होगा, इनका समान नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि खुरदरी सतह पर कौन सा परिवर्तन होगा, अनियमित परावर्तन, अर्थात जो आपतित किरण है और समतल सतह के बीच में जो कोण बनता है उसका मान, और परावर्तित किरण और समतल सतह के बीच में, सॉरी, खुरदरी सतह के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण का मान क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बताए गए हैं आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तब आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है आपको कि कोई प्रकाश की किरण है जो समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तब आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, मान लो कोई भी समतल सतह है, समतल सतह मान लो या समतल दर्पण है, ठीक है, समतल सतह या समतल दर्पण है, इस पे मान लो कोई भी आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है, आपतित किरण, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण है, कौन सी किरण, ये यहाँ पे ए आपतित किरण, कौन सी, ये वाली आपतित किरण है, और ये कौन सी, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभी हमने प्रकाश के परावर्तन में नियम पढ़ा था, उसी के आधार पे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है। अब हमने अभी अभी पढ़ा है यहाँ पे कि देखो समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे जो समतल दर्पण है ना, उससे 20 डिग्री का कोण बना रही है कौन, आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है, ठीक है, ये इस समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बना रही है, और हमसे पूछ रही है इन दोनों के मध्य का कोण, इन दोनों के मध्य का कोण पूछ रही है। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई सरल रेखा होती है, सरल रेखा, ठीक है, उस पर जो टोटल कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। इसको हम कहते हैं गणित में सरल रैखिक युग्म कोण, सरल रैखिक युग्म कोण, सरल रैखिक युग्म कोण। ठीक है, इस कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री का। यदि हम इस पर लंब डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड कौन सा 90 डिग्री का बच जाएगा, और यहाँ पे भी साइड कौन सा बच जाएगा, 90 डिग्री का बच जाएगा। ये भी 90 डिग्री का, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का बच जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे ये अभिलंब है, क्या है, ये अभिलंब है सीधा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब अगर 90 डिग्री में से हम ये 20 डिग्री का घटा देंगे, तो हमारे पास कोण आई का मान प्राप्त हो जाएगा। जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है, वो कोण आई हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 90 डिग्री में से यह 20 डिग्री का घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 70 डिग्री। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 70 डिग्री को आंसर मान लेते हैं, जबकि आपसे क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण, अर्थात आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, इन दोनों के मध्य का कोण निकालना है। तो अभी हमने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है, कौन सा कोण, आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आर, उन दोनों का मान कैसा होता है, समान होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जब 70 डिग्री बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, 70 डिग्री। तो इन दोनों के मध्य में टोटल कोण कितना हो गया, 70 और 70 140 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया गया है।
90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाया तो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो 70 और 70 कितने हो गए, 140 डिग्री हो गए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान 20 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण का मान 20 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। क्या कहता है यहाँ पे, देखो ये कौन सा दर्पण है, ये कोई क्या है, दर्पण है, मान लो समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो दर्पण नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा दर्पण है, मान लो समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण पर ये जो किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है, और ये अभिलंब के साथ में कौन बना रही है, आई। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। ये कौन सा कोण बना रही है, आर। ठीक है, और यहाँ पे देखो दो कोण और हैं, ये समतल सतह और आपतित किरण के मध्य में कौन है, कौन, जी, जो तो छूता हुआ कोण है। जी बराबर क्या है, छूता हुआ कोण है। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि परावर्तित किरण है, ये वाली परावर्तित किरण देखो जा रही है ऊपर। ठीक है, और समतल सतह है, उसके मध्य में जो कोण है, ये कौन सा कोण है, विचलन कोण है। तो हमको विचलन कोण का मान पूछ रहा है यहाँ पे सवाल में। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोण आई, कोण आर और कोण विचलन कोण, इन तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। हमको आपतन कोण का मान दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे कोण आई आपतन कोण हो गया, तो आपतन कोण का मान दे रखा है हमको 20 डिग्री। हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान कितना होता है, बराबर होता है। तो 20 डिग्री और 20 डिग्री कितने हो गए, 40 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों 40 डिग्री हो गए, तो ये पक्षांतरण हो गए ना यहाँ से, तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 180 में से 40 डिग्री घट जाएगा, तो विचलन कोण का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। तो हमारे पास विचलन कोण का मान क्या आ गया यहाँ पे, 140 डिग्री। ठीक है, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, उनको भी आपको ध्यान रखना है, जो कि परावर्तन से ही संबंधित है। ठीक है, वो वन लाइन क्वेश्चन के रूप में याद रखते हैं ना, वो वाले बिंदु हैं, ध्यान रखना। यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का मान 4 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का मान 4 डिग्री घूम जाता है। वहीं पे ध्यान रखना है आपको कि समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूर होगी, दर्पण के अंदर भी उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर होगा। ध्यान रखना है, मान लो कोई समतल दर्पण है और उससे हम 2 मीटर दूर खड़े हुए हैं, तो समतल दर्पण के अंदर जब हम आईने के अंदर भी देखेंगे तो आईने के जो जहाँ पे आईना है वहाँ से लेके जो हमारी दूरी है आईने के अंदर, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी कितनी होगी दोस्तों, 2 मीटर ही होगी। तो ध्यान रखना है, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूर होगी, दर्पण के अंदर भी उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर होगा, वह उतनी ही ऊंचाई का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दर्पण पे देखने पर हमको ऊंचाई कम महसूस हो। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, दर्पण में किसी भी व्यक्ति को यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, यदि मान लो दर्पण के भीतर दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना कैसा प्रतिबिंब देखना हो, पूरा प्रतिबिंब देखना हो, तो उसके लिए व्यक्ति की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, दोबारा देखो इसको, दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की आधी ऊंचाई होनी चाहिए, अर्थात जितना बड़ा व्यक्ति है उससे आधी दूरी पर व्यक्ति को खड़ा रहना है प्रतिबिंब से, तब जाके उसको उसकी कंप्लीट पूरी प्रतिबिंब या पूरी छवि आईने में दिखाई देगी। अगला बिंदु है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दर्पण के प्रतिबिंब की जो चाल है, दर्पण के प्रतिबिंब की चाल, यदि मान लो हम दर्पण ने देखा होगा आपने, हम दर्पण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें कैसा और किस प्रकार महसूस होता है, या फिर वहाँ पे चाल किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसके बारे में बताया गया है। ध्यान रखना है आपको कि दर्पण के प्रतिबिंब की चाल व व्यक्ति की चाल कैसी कहलाती है, सापेक्ष चाल होती है। ठीक है, दर्पण के प्रतिबिंब की चाल, दर्पण के प्रतिबिंब की चाल का मतलब है, अगर मान लो व्यक्ति प्रतिबिंब के सामने चलता है तो प्रतिबिंब के अंदर भी तो व्यक्ति की जो छवि होगी वो भी तो चलेगी। तो ध्यान रखना है, दर्पण के प्रतिबिंब की चाल व व्यक्ति की चाल कौन सी चाल होती है, सापेक्ष चाल होती है। ठीक है, और जिससे सामने से आने वाले व्यक्ति को दर्पण में दुगनी चाल दिखाई देती है। जब हम आईने के सामने चलते हैं तो हम आईने की तरफ यदि हम अपनी चाल को देखेंगे तो हमें यह चाल कौन सी दिखाई देगी, दुगनी दिखाई देगी। ठीक है, कैसी दिखाई देगी, दुगनी दिखाई देगी। अब ध्यान रखना आपको, यहाँ पे फिर एक और न्यूमेरिकल है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रहा है,
कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति दर्पण को उठाकर उसके विपरीत दिशा में दर्पण को उठाकर उसके विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। ठीक है, एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो दर्पण को उठाकर उसके विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। जो प्रतिबिंब है उसके अंदर व्यक्ति की क्या निकालनी है, यहाँ पे चाल निकालनी है। अब ध्यान रखना है आपको हमेशा, अभी हमने बताया कि व्यक्ति को दर्पण से कौन सी चाल, दुगनी चाल दिखाई देती है। ठीक है, और दुगनी चाल को किससे व्यक्त करते हैं हम, Vm से। किससे, Vm से। अब ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या है उसको देखो यहाँ पे, Vi का मतलब है प्रतिबिंब के जो अंदर की चाल है। यहाँ पे ध्यान दो आपको कि Vi बराबर क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब की चाल। यहाँ पे Vm क्या है, दर्पण की चाल। जो दर्पण के अंदर जो चाल होगी ना वो दुगनी हो जाती है, वो दर्पण की चाल होगी। ठीक है, और V0 का मतलब है वस्तु की चाल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि Vi बराबर 2Vm माइनस V0, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि Vi बराबर 2Vm, तो Vm का मान कितना है, +2। ठीक है, +2 कैसे है उसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि विपरीत दिशा में वो कैसे जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चाल कैसे हो जाएगी, उसकी दुगनी हो जाएगी, तो 2Vm का मान कितना है, +2। ध्यान रखना जब भी विपरीत दिशा में जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और दर्पण के आगे सामने खड़ा होगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखना। माइनस V0 क्या है, वस्तु की चाल। अब वस्तु की चाल कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड से दूर जा रहा है। ठीक है, दर्पण से क्या जा रहा है, वो दूर जा रहा है दर्पण से। ये मान लो दर्पण है हमारे पास। ठीक है, तो दर्पण से क्या जा रहा है, ये दर्पण है, इससे क्या जा रहा है, वो दूर जा रहा है। ठीक है, तो दूर जा रहा है, इसका मतलब ये किस में आएगी, यहाँ पे चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का आएगा। जबकि इस साइड जो भी दूरी होगी हमेशा वो कैसे आएगी, हमेशा प्लस में। ध्यान रखना है दर्पण के सामने जो दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में दर्शाई जाती है, जबकि जो दर्पण होता है उसके देखो एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। ठीक है, तो राइट साइड हमेशा धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा दूरी में, या फोकस दूरी होगी वो भी। ठीक है, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमेशा ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी के साथ में भी यही नियम है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 2Vm, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, +2 माइनस, और यहाँ पे V0, क्योंकि स्वतंत्र दर्पण से 10 मीटर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है वो। ठीक है, दूर जाएगा वापिस, दर्पण ये रहा, दर्पण से दूर जाएगा तो इस दिशा में जाएगा। ठीक है, अगर दर्पण के समीप जाएगा तो अगर मान लो दर्पण के समीप जाएगा और मान लो यहीं पे दूरी दी गई होती तो यहाँ पे तो माइनस आती, लेकिन यदि हमसे प्रतिबिंब के अंदर की दूरी दी गई होती, कि प्रतिबिंब के अंदर की चाल दी गई होती ना, तो वो कैसे आएगी, हमेशा धनात्मक आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2Vm माइनस, और फिर माइनस के हो जाएंगे 10, तो देखो माइनस माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, और 2 दूनी 4, तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, प्रतिबिंब की चाल क्या हो गई, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों समतल दर्पण के उपयोग। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, और समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण के उपयोग बाथरूम जो दर्पण होता है उसमें किया जा सकता है। वहीं पे ध्यान रखना है आपको पेरिस्कोप और पनडुब्बी होती है दोस्तों, जो समुद्र में नीचे, ठीक है, समुद्र के नीचे जो वार करती है दोस्तों जहाज़ों पर। ठीक है, जहाज़ों पर जो वार करने के लिए काम आती हैं युद्ध के दौरान, वो क्या होती हैं दोस्तों, पनडुब्बी होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सोनार का नाम, तो सोनार भी क्या करता है दोस्तों, पनडुब्बियों की दूरी नापता है कि समुद्र में पानी के नीचे कितने मीटर नीचे खतरा महसूस हो रहा है दोस्तों, तो वो दूरी कौन नापता है, सोनार मापता है। सोनार क्या होता है दोस्तों, एक यंत्र होता है जिसके बारे में कुछ देर बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ध्वनि वाला जो टॉपिक आएगा ना उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको समतल दर्पण के उपयोग बाथरूम दर्पण में, पेरिस्कोप में, पनडुब्बी में। ठीक है, वहीं पे आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका सूत्र होता है वस्तु की ऊंचाई नीचे आएगी हमेशा, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी वो हमेशा कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चनों में ध्यान रखना है आपको वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो हमेशा उसका जो मान होगा वो अधिक दिया जाएगा, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसका मान क्या दिया जाएगा दोस्तों, कम दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई।
अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का अभी हमने पढ़ा था परावर्तन, अब पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब अपवर्तन में ध्यान रखना है आपको, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा दोस्तों किसी भी एग्जाम में। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक सतह है। क्या है, एक सतह है। ठीक है। और इस सतह के ऊपर, इस सतह के जस्ट ऊपर है विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब जैसे हवा है, ऊपर क्या है, हवा है। ठीक है। और नीचे क्या है, सघन माध्यम है, मान लो क्या है, पानी है। ठीक है। उदाहरण से भी आप समझ जाओगे, ध्यान रखना है। ये कोई सतह है। ठीक है। इस सतह के ऊपर जो माध्यम है वो कौन सा है, विरल माध्यम है, और नीचे कौन सा है, सघन माध्यम है। ठीक है। अब इस समतल सतह पर मान लो कोई भी आपतित किरण, कोई भी प्रकाश की किरण गिर रही है। इस समतल सतह पर कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो रही है, गिर रही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की जो किरण है, जो अभिलंब के साथ में कौन सा कोण बनाती है, आई। ठीक है। अब इस समतल सतह को वो क्रॉस करके जब जाएगी, पार करके जाएगी दोस्तों, ठीक है, तो वो कौन सी किरण हो जाएगी दोस्तों, अपवर्तित किरण। ठीक है। जबकि परावर्तन कोण में हम क्या कहते थे कि कोई आपतित किरण है जो समतल सतह से टकराती है और फिर क्या हो जाती है दोस्तों, परावर्तित हो जाती है। तो कौन सी किरण होती है, वो परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, उस सतह को पार करने के बाद में क्या हो जाती है, वो अपवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आपतित किरण है और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण, आई। और समतल सतह पर जो आपतित किरण है, जो समतल सतह या किसी माध्यम से टकरा कर जब लौटती है दोस्तों, ठीक है, एक माध्यम से, जैसे ऊपर तो क्या है माध्यम, हवा, ऊपर कौन सा माध्यम है, हवा, नीचे क्या है, पानी है। तो हवा के माध्यम से जब पानी के माध्यम में जब प्रवेश करेगी दोस्तों, तो ये किरण क्या हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है। देखो, प्रकाश का अपवर्तन की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो कक्षा 9th में इस प्रकार दे रखी है कि जब कोई आपतित किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है दोस्तों, विचलित हो जाती है। देखो, ये किरण है जो यहाँ से इधर जा रही थी ऐसे, तो ये सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं निकलती, अपने पथ से क्या हो जाती है दोस्तों, विचलित हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा दोस्तों, वो कौन सा कोण है, आर। कौन सा कोण है, यहाँ पे आर है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सेम टू सेम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये किरण देखो विचलित हो रही है ना, ठीक है, तो ये अभिलंब की क्या जा रही है दोस्तों, नज़दीक जा रही है। ये तिरछी इस प्रकार निकलनी चाहिए थी, ये इस साइड में निकलनी चाहिए ऐसे। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं निकली है, कौन साइड चली गई, अभिलंब के नज़दीक चली गई। कब चली गई, ये जब चली गई जब हवा से पानी में गया। जब कोई आपतित किरण है, प्रकाश की किरण है, वो हवा से पानी में जाती है। ठीक है। तब तो देखो, जो अपवर्तित किरण है वो कौन सी साइड खिसक गई है, अभिलंब की तरफ खिसक गई है, अभिलंब के नज़दीक आ गई ना। कब, जब विरल माध्यम, अर्थात हवा कैसा है, विरल माध्यम है। तो ध्यान रखना है आपको, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पथ से विचलित तो हो जाती है, लेकिन कौन सी साइड मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कौन सी साइड मुड़ जाती है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है, ऊपर क्या है, अब माध्यम पानी है, और नीचे कौन सा माध्यम है, हवा है। ऊपर कौन सा माध्यम है, पानी, और नीचे कौन सा माध्यम है, हवा है। तो ध्यान रखना है, पानी तो कौन सा हो जाएगा, सघन माध्यम, और हवा कौन सा हो जाएगा, विरल माध्यम। तो आपको ध्यान रखना है, जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो विचलन कोण का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। विचलन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको, आर का मान बढ़ेगा तो जो अपवर्तित जो किरण है वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। देखो कितना दूर हट गई। ठीक है। जबकि ध्यान रखना है यहाँ पे देखो, ये अभिलंब के क्या है, नज़दीक आ गई। कब, तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना आपतित किरण, तब तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। जबकि ध्यान रखना, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई आप प्रकाश की जो किरण है, आपतित किरण जो प्रवेश करती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, कि ध्यान रहे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर आई का मान किससे बड़ा होता है, आर से बड़ा होता है। ठीक है। आई का मान किससे बड़ा होता है, आर से बड़ा होता है। देखो यहाँ पे जो आई का मान है, ठीक है, वो आर से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। ऊपर देखो, ऊपर तो इतनी दूरी पर है, नीचे क्या होगी दोस्तों, अभिलंब की तरफ खिसक गई। ठीक है। तो आई का मान किससे बड़ा है, आर से बड़ा है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो आई का मान किससे छोटा रहता है, आर से। जो आई का मान है किसका छोटा होगा, आर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब ध्यान रखना है, आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एक कई बार एग्जाम में इस प्रकार भी दिया जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब विरल माध्यम से आपतित किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ खिसकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। जब आई का मान क्या होता है दोस्तों, आर से छोटा होता है, तो अपवर्तित जो किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट गई यहाँ पे, क्योंकि आई का मान कैसा है, आर से छोटा है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे आपको नोट रूप में कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है तो वह चाल भी बदलता है, परंतु आवर्ती व रंग नहीं बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा कि जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, ठीक है, तो कौन सा बिंदु है जो कैसे रहता है, निश्चित रहता है, अर्थात बदलता ही नहीं है। जैसे उसमें ऑप्शन आ जाएगा आवर्ती है, रंग है। ठीक है, तो आवर्ती क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है, आवर्ती का मान नहीं बदलता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, ठीक है, तो खाली स्थान परिवर्तित नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आवर्ती, चाल, वेग, दूरी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए तो ध्यान रखना है, आवर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई प्रकाश अपना माध्यम बदलेगा ना, तब आवर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, तो ध्यान रखना है आपतन कोण आई का मान आर से क्या होगा, बड़ा होगा। आर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका अपवर्तन कोण है उससे बड़ा होगा किसका मान, आपतन कोण का। तो प्रकाश की चाल व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आपतन कोण का मान किससे बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा। जो आपतन कोण है हमारा यहाँ पे आई, इसका मान जब आर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि प्रकाश की चाल व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल भी और तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, तो उस समय ध्यान रखना है आई का मान क्या हो जाएगा, आर से छोटा हो जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, चाल व तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो जाएगी। चाल व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। यहाँ पे यदि मान लो प्रकाश की चाल संबंधी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा जो कथन है वो प्रकाश की चाल संबंधित क्या है, सत्य है। ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा पाई जाती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल। ठीक है, ये वन लाइन क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है, ठोस में। किस में होती है, ठोस में सबसे कम प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद में होती है तरल में, उसके बाद में फिर वायु में, और फिर यहाँ पे निर्वात में। ये क्या है दोस्तों, कौन सा क्रम है, ये आपको दिख रहा होगा ना। देखो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। आपको ध्यान रखना, गणित में बताया जाता है कि अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कैसा होता है, घटता हुआ क्रम। जबकि आरोही क्रम कैसा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ। ये कैसा है दोस्तों, घटता हुआ क्रम है यहाँ पे। ठीक है, और यदि आपसे बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, यहाँ से अगर चलेंगे हम तो ये कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम है। और बढ़ता हुआ क्रम कैसा, कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम। बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम, और घटता हुआ जो क्रम होता है वो होता है अवरोही क्रम। ठीक है, अब दोस्तों हम अपवर्तन के कुछ नियम पढ़ेंगे। ध्यान रखना है आपको, अपवर्तन का नियम आपने नाम सुना होगा छोटी क्लासों में, 11वीं क्लास में भी आता है इसका नाम, और 9वीं क्लास में भी है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो उस दौरान स्नेल ने क्या नियम दिया, साइन आई अर्थात साइन आपतन कोण, और साइन आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। ठीक है, दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर में, एन के बराबर में होता है। ये किसने नियम दिया दोस्तों, स्नेल का नियम। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसलिए पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम है, वहाँ पे साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला, यहाँ पे 1 नंबर से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन के एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, इस प्रकार दिया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अपवर्तनांक के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपसे विमा भी या फिर आपसे मात्रक भी पूछे जा सकते हैं। विमा या मात्रक आपसे
भली भांति रूप से 1 नंबर के क्वेश्चन में, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, या एनटीपीसी का हो, ठीक है, या फिर एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल का हो, वहाँ पे आपसे कई बार मैंने देखा है इस क्वेश्चन को कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता, अर्थात अपवर्तनांक ऐसी है, मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है कौन, अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है एन बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है सी अपॉन वी, अपवर्तनांक का क्या है, फॉर्मूला कौन सा है, सी अपॉन वी। और सी बराबर क्या है यहाँ पे, अब निर्वात में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन में आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दी जाए और माध्यम में प्रकाश की चाल दी जाए, और वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल दी जाए और माध्यम में प्रकाश की चाल दी जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो, तो एन बराबर फॉर्मूला है सी अपॉन वी, सी अपॉन वी। मैंने अभी आपको बताया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है, सर्वाधिक होती है निर्वात में, और ठोस में कैसी होती है, कम होती है। तो ध्यान रखना आपको सर्वाधिक किस में होती है, निर्वात में होती है ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखने का, निर्वात वाली कहाँ पे आएगी, हमेशा ऊपर आएगी। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी, निर्वात की जो प्रकाश चाल वो कहाँ से आएगी, हमेशा ऊपर आएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, सबसे ऊपर आएगा। सबसे ज़्यादा क्या होगी, सबसे ऊपर आएगी, इस बात को ध्यान रखना है। पिछले फॉर्मूले में मैंने आपको यही बात नोटिस करवाया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगी, सबसे ऊपर आएगी। बाकी जो मान दिया गया है वो नीचे आ जाएगा, और दोनों क्या दे देंगे दोस्तों, हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, और हमारे पास किसका मान आ जाएगा, अपवर्तनांक का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, यदि आपसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, तलीय भाग, या जहाँ प्रकाश पहुँचता है उसको देखने वाले का अपवर्तनांक माध्यम पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी वन एन वन अपॉन एन टू, डी अपॉन डी वन एन वन अपॉन एन टू। ठीक है, आपको अगर इसमें पूरी थ्योरी लगा था दोस्तों तो याद नहीं होती, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है, जो लैब स्टैंड की एग्जाम होती है ना दोस्तों, उनमें बनता है न्यूमेरिकल। जबकि जो कुछ निचले स्तर की जो एग्ज़ाम होती है दोस्तों, ठीक है, चाहे वो आरपीएससी में हो या जिसमें आपको सामान्य जनरल नॉलेज पूछी जाती है दोस्तों, वहाँ पे इस क्वेश्चन की संभावना कम रहती है। लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, डी यहाँ पे डी क्या है दोस्तों, वास्तविक गहराई है। डी क्या है, क्वेश्चन में वास्तविक गहराई दी जाएगी। और डी वन क्या है, आभासी गहराई है यहाँ पे। एन वन क्या है यहाँ पे, तलीय भाग, तलीय भाग की जो दूरी है वो दी गई है यहाँ पे। और एन टू का मान जहाँ प्रकाश पहुँचता है, देखने वाले जहाँ पे प्रकाश पहुँचता है वहाँ तक की क्या है, दूरी है, कौन सी, एन टू। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा यहाँ से कि एक समुद्र में 24 मीटर गहराई पर मछली तैरती है। एक समुद्र में 24 मीटर गहराई पर क्या तैरती है, मछली तैरती है। और समुद्र से 36 मीटर ऊपर चील उड़ रही है। ठीक है, देखो 24 मीटर गहराई पर तो मछली तैर रही है और 36 मीटर ऊपर चील उड़ रही है। तो मछली की आभासी गहराई चील के सापेक्ष कितनी है, अर्थात चील के सापेक्ष और मछली के बीच की जो गहराई है ना दोस्तों, वो मापनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको बिल्कुल आसान है, डी अपॉन डी वन एन वन अपॉन एन टू। लेकिन आपको यहाँ पे कठिनाई क्या होती है, डी यहाँ पे किसका मान है, डी वन किसका मान है, एन वन किसका मान है, एन टू किसका मान है। फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट बात कि डी यहाँ पे क्या है, डी वन क्या है, एन वन क्या है और एन टू क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो समुद्र में 24 मीटर क्या दे रखी है, यहाँ पे गहराई दे रखी है, क्या दे रखी है, गहराई। तो वास्तविक गहराई आ जाएगी ये। ठीक है, मछली है ना जो कहाँ पे नीचे है गहराई में, शुरुआत में जो वास्तविक गहराई है वो कितनी है हमारे पास, 24। ठीक है, वहीं पे आपको देखो क्वेश्चन में दी गई है आभासी गहराई, यहाँ पे कहीं पर भी हमको देखो यहाँ पे पूछ रहा है मछली की आभासी गहराई याद कीजिए। आपको पहले ही पता चलेगा यदि आभासी गहराई की पूछ रहा है तो आभासी गहराई कहाँ पे आती है, नीचे। इसका मतलब अब जो गहराई दे रखी है वो कौन सी हमारे पास, ऊपर वाली गहराई है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके कि भाई आभासी गहराई नहीं दे रखी हमको, तो कौन सी दे रखी है, ये वाली गहराई कौन सी हो जाएगी, वास्तविक गहराई हो जाएगी। तो वहाँ पे कहाँ जाएगी, ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगी हमारे पास, आभासी गहराई क्या है, डी वन। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ पे कन्फ्यूज होता है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। यहाँ पे 4 किसकी जगह है हमारे पास, एन वन अर्थात तलीय भाग, तलीय भाग की जगह 4 आया है। और यहाँ पे क्या है, 3 आया है, किसकी जगह है हमारे पास, 3 आया है हमारे पास किसी जगह, जहाँ प्रकाश पहुँचता है। अब ध्यान रखना जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो जाल है वो 3 × 10 की पावर क्या है, 8 है। ठीक है,
तो यहाँ पे केवल इसको क्या माना जाता है, केवल 3 ले लिया गया है। यहाँ पे कितना लिया गया है, 3 माना गया है यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो तलीय भाग है हमारा, वो तलीय भाग कितना है हमारे पास, उसको माना गया है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आप कहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे कि, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इनका जब आप सोल्व करते हैं तो 18 मीटर आ जाता है आपके पास, ठीक है। और 18 मीटर में जो हमारी 36 मीटर ऊपर जोड़ रही है, आप यहाँ पे हम गहराई का मान निकालेंगे, यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, जो आभासी गहराई है, जो नॉर्मल गहराई है, उसका मान निकालेंगे। और ऊपर जो आपको देखो यहाँ पे दे रखी है, सवाल में साफ साफ दे रखा है, समुद्र से गहराई 36 मीटर ऊपर है। तो ऊपर वाली गहराई कितनी है, समुद्र से, ये समुद्र है, समुद्र से ऊपर कितना है, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री तो ये, और 18 डिग्री ये, तो कितना जाएगा हमारे पास, 54 मीटर, सॉरी मीटर में है यहाँ पे इकाई। अब आपको देखो छोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी मिलता है आपको देखने के लिए कि अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। तो देखिए दोस्तों अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य हमें कुछ देर बाद दिखाई देता है, ठीक है भाई, सूर्योदय के समय देखो सूर्य हमें पहले दिखाई देता है, और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय हमें, सूर्यास्त के समय क्या देता है हमें, कुछ देर बाद तक क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। तो किसका कारण है ये, अपवर्तन का कारण है, ठीक है। और पानी में सिक्का क्या होता है, उठाई हुआ दिखाई देना। पानी में यदि कोई सिक्का है उसको यदि हम देखते हैं तो हमें उजला हुआ दिखाई देता है, मानो ऊपर उठा हुआ हो। इसी प्रकार आपने देखा होगा पानी में जब हम पेंसिल देखते हैं तो पेंसिल कैसी दिखाई देती है, हमको टेढ़ी दिखाई देती है थोड़ी, ठीक है। तो पेंसिल का पानी के अंदर टेढ़ी दिखाई देना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का ही क्या है, उदाहरण है। पानी में छड़का मुड़ा हुआ दिखाई देना या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना कौन सा है, अपवर्तन का उदाहरण है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डीपली क्वेश्चन वो कैसा बनता है कि अपवर्तनांक का जो माध्यम होता है, अपवर्तनांक का माध्यम प्रकाश के रंग तापमान पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जो हमारा रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखना है, अपवर्तनांक का जो माध्यम है, ठीक है, ये प्रकाश के रंग तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, जबकि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का होता है। दूसरी बात आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, वो तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक कैसे होता है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्यमान क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्यमान ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी रंग का। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी कम होती है, कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा कम होती है, तो बैंगनी रंग की क्या होगी, सबसे ज़्यादा कम तरंग दैर्घ्य होगी। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका मान होता है, तो वो भी किसका होता है, लाल रंग का, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है दोस्तों, यह दोस्तों किसमें होता है, जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन सा परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखना है, इसमें प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अभी हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की जो आपतित किरण सघन माध्यम से कैसे जाएगी, विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अभी हमने पढ़ा था, तो किस में आता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तनांक में। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन, आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा कि हीरे का टिमटिमाना, ठीक है, निम्न में से कौन सी घटना है, हीरे का टिमटिमाना कौन सी घटना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, प्रकीर्णन दिया जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन दिया जाएगा, परावर्तन दिया जाएगा, अपवर्तन दिया जाएगा, ठीक है, व्यतिकरण दिया जाएगा। तो ये क्या है, प्रकाश की कई घटनाएं जिनके बारे में हम अलग अलग तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है, पूर्णांतिक परावर्तन, ध्यान रखना, हीरे का चमकना या फिर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है दोस्तों, एक नलिका होती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी जो जांचने का क्या है दोस्तों, यंत्र है एंडोस्कोपी, और टूटे हुए कांच की दरार का चमकना, और मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब है जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में जो रेत होती है वो हमको इस प्रकार दिखाई देती है गर्मियों में धूप के कारण, कि जैसे मान लो कि रेत की वहाँ पे पानी भरा हुआ हो। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई बार हमको जब हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क पर भी हमको ऐसा दिखता है गर्मियों में दूर तक जैसे कोई पानी भरा हुआ हो। तो ये घटना किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। यहाँ पे आपको नोट डाल के लिखना है कि जब
अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो। जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है तो वह कोण कौन सा कोण कहलाता है। तो आपसे ऑप्शन में आपको क्रांतिक कोण या देहली आवर्ती कोण, ठीक है, या परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण किसी प्रकार आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, वहीं पे ध्यान रखना है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी क्या हो, अधिक हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कौन सी घटना होती है, इसमें प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो प्रवेश करता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके बाद में जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, अब यहाँ पे ध्यान दो आप थोड़ा, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें देखते हैं आप कि जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना कौन सी घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और धुएं बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद में जो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन ध्यान रखना अभी हमने पढ़ा, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हो जाना, अभी हमने पढ़ा कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, तो वहाँ पे आपका आएगा अपवर्तन की घटना आ जाएगी। कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना। लेकिन यहाँ पे यदि उसका जो रंग के बारे में चर्चा करें कि भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल रंग दिखाई देता है, तो ये किसका कारण है, तो वहाँ पे आएगा आपको प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सी घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और यदि मान लो दोनों ही ऑप्शन में दिए जाएं तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, प्रकाश का अपवर्तन को क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दो क्रमागत स्रग या गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, ये मान लो कोई भी माध्यम है और इस माध्यम में मान लो कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रकार जा रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला कौन सा होता है दोस्तों, स्रग। क्या होता है, ये स्रग होता है। और नीचे क्या होता है दोस्तों, ग्रत। ठीक है, अब नीचे वाली क्या होती है, ग्रत होती है। जो नीचे की जो लास्ट इकाई होती है वो क्या होती है, ग्रत। तो दोनों जो ग्रतों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। और ये दोनों जो स्रग होते हैं दोस्तों, स्रग, ये स्रग ऊपर वाला टॉप बिंदु, ये भी टॉप बिंदु स्रग है ना, और ये भी स्रग है। तो इन स्रगों के बीच भी क्या होती है दोस्तों, जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। और यदि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ठीक है, जो समतल सतह से लेके और सड़क के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, आयाम। क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है, आयाम। और इस आयाम के तय करने में, आयाम के दौरान जो समय लगता है ना उसको कहते हैं हम आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, ये आगे आएंगे, आपको अगले चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको किसी इकाई से मापते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए और डिग्री जैसा साइन होता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम का मान ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखना ये इकाई है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब हम दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन में एक नियम होता है दोस्तों, रेले का प्रकीर्णन नियम। रेले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि प्रकीर्णन एस बराबर होता है 1/λ⁴। देखिए दोस्तों जो तरंग दैर्घ्य होता है ना उसको लैम्बडा से दर्शाते हैं। लैम्बडा का चिन्ह होता है दोस्तों ऐसे, ये क्या है, लैम्बडा का चिन्ह है। तो ध्यान रखना है एस बराबर होता है 1/λ⁴। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन अर्थात किसी भी रंग का, देखो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके होता है, बैंगनी रंग का। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन भी किसका होगा, बैंगनी रंग का। क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन किसके समानुपाती होता है, अपवर्तनांक के। ठीक है, अर्थात अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यदि प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो ध्यान रखना तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो अगर मान लो अपवर्तनांक और प्रकीर्णन इन दोनों का मान क्या होता है, ज़्यादा रहता है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम। और तरंग दैर्घ्य का मान यदि मान लो ज़्यादा रहता है तो प्रकीर्णन और अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, तो इसको साइड में आप लिख लेना, फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना है प्रकीर्णन में, ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी रंग का होता है। ठीक है। और स्कूल की जो बसें होती हैं उनका जो अधिकतर रंग होता है वो कौन सा रंग होता है दोस्तों? पीला रंग होता है, ताकि दूर से दिखाई दे सकें। ठीक है। तो ये किस कारण होता है दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना इसमें क्या होती है दोस्तों? अंजाम देती है। अब आपको ध्यान रखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में टूट जाने की घटना क्या कहलाती है? ध्यान रखना है, विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में टूट जाने की घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। अब आपको ध्यान रखना है ये कोई प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। उसमें मान लो कोई भी प्रकाश की किरण आती है और ये 7 रंगों में क्या हो गई दोस्तों? विभाजित हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा विचलन का कोण किसका होता है? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? लाल रंग का, जो दूर से भी दिखाई देता है। ठीक है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का। अब ध्यान रखना है दोस्तों इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ध्यान रखना है, इंद्रधनुष किसमें आता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना होती है। किसमें? इंद्रधनुष में। अब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है आपको कि देखो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन कौन सी क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। तो ध्यान रखना प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार तो क्या होता है? अपवर्तन, और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार होता है अपवर्तन और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो ये घटना आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगी। दूसरी बात, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा भी जा सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है लाल रंग होता है सबसे ऊपर। किसमें? प्राथमिक जो इंद्रधनुष है उसमें ऊपर ऊपर कौन सा रंग है? यदि लाल रंग है तो कौन सा इंद्रधनुष हो जाएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है। इसमें 100% क्या होती है दोस्तों? चमक ज़्यादा होती है। 100% क्या होती है दोस्तों? चमक होती है। वहीं पर ध्यान रखना है आपको जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, जो द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है? उसमें 2 बार क्या होता है? अपवर्तन, और 2 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और इसमें चमक नहीं होती है दोस्तों, केवल 10% चमक होती है। ध्यान रखना इसमें लाल रंग हमेशा कैसा होगा? नीचे होगा। जब बरसात के दिनों में ध्यान रखना है जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य यदि पूर्व में है तो वो पश्चिम दिशा की तरफ बनेगा इंद्रधनुष। अब ध्यान रखना यदि इंद्रधनुष का रंग जो नीचे ही नीचे का जो रंग है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और नीचे का रंग कैसा है? ये मान लो लाल रंग है, नीचे रंग कैसा है? लाल रंग है। तो किस प्रकार इंद्रधनुष कहलाएगा? द्वितीय इंद्रधनुष कहलाएगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक बात आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कितने बजे या किस समय पर इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है? तो ध्यान रखना है दोपहर के 12 बजे कभी इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे देखो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है कौन? इंद्रधनुष। ठीक है। तो कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसके बाद में एक घटना रहती है दोस्तों, व्यक्तीकरण। ठीक है। ये जो व्यक्तीकरण की जो घटना है वो कक्षा 9th और 10th से नहीं है दोस्तों। ये जो घटना है दोस्तों ये बीएससी की जो बुक है दोस्तों वहाँ पे आपको विस्तार से देखने को मिलेगी। और 12th की जो बुक है 12वीं क्लास की भौतिकी विज्ञान की, ठीक है, भाग फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी व्यक्तीकरण की घटना। तो वहाँ से टॉपिक लिया गया है दोस्तों। और इसके क्वेश्चन हमने एनटीपीसी में भी देखे हैं दोस्तों। ठीक है। और ग्राम सेवक में भी तो दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है कि समान आवर्ती की 2 तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना। समान आवर्ती की 2 तरंगे हैं, उन दोनों तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना क्या कहलाता है? व्यक्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तीकरण कहलाता है। और अभी हमने जब तरंग दैर्घ्य की परिभाषा पढ़ी थी तो वहाँ पे आपको बताया था कि सरग और गर्तों के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो क्या कहलाती है? हमारे पास तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और ध्यान रखना है सरग और जो सतह है उस सतह के बीच की जो दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम। और आयाम किससे दर्शाया गया है? यहाँ पे ए से दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना दोनों तरंगों की आवर्ती तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए। व्यक्तीकरण में क्या कंडीशन है कि दोनों तरंगों की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तभी कौन सी घटना होगी दोस्तों? व्यक्तीकरण की घटना होगी। ठीक है। अब आप ध्यान दें यहाँ पे विवर्तन। विवर्तन को देखिए दोस्तों, प्रकाश का किसी अवरोधक या छिद्र से गुजरने पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी अवरोधक या छिद्र से गुजरने पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। इसमें छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सी घटना विवर्तन की घटना है? ठीक है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन में मिलेगा कि छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ी होनी चाहिए,
या छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटी होनी चाहिए, या फिर कौन सा कथन सत्य है असत्य है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, समान आवर्ती की दो तरंगें हैं। समान आवर्ती की दो तरंगों के आयामों का अनुपात दे रखा है हमको 2:1। समान आवर्ती की दो तरंगों में आयामों का अनुपात दे रखा है 2:1। वहीं पे दे रखा है कि 2:1 यदि आयामों का अनुपात है तो ध्यान रखना है कि अध्यारोपित अधिकतम तथा न्यूनतम आयामों का अनुपात तथा अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस सवाल को कि हमको देखो तरंगों के आयामों का अनुपात दे रखा है 2:1। आयामों का अनुपात A1 A2 मान लिया इसको। ठीक है, तो 2:1 दे रखा है। यदि हम अधिकतम आयाम निकालेंगे और न्यूनतम आयाम निकालेंगे तो अधिकतम के लिए क्या करते हैं, हमेशा 1 जोड़ दिया जाता है, और न्यूनतम के लिए हमेशा 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। तो यह तो आयामों का क्या हो गया, अधिकतम और न्यूनतम का क्या आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि यदि आपसे तीव्रता का आयाम पूछता है, किसका आयाम, तीव्रता का आयाम पूछता है दोस्तों, तो ध्यान रखना तीव्रता का जो आयाम होता है वो जो आप अधिकतम और न्यूनतम जो आयाम निकालते हो उसके वर्ग के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो इनका क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तीव्रता का क्या आ जाएगा दोस्तों, अनुपात आ जाएगा 9:1। बहुत ही आसान है, 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं ना दोस्तों, तो बार बार रिपीटेशन के दौरान हमें आदत लग जाती है। ठीक है, आयामों का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है, ईजी है, इसलिए दोस्तों कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अब आपको ध्यान रखना है डी ब्रोगली संकल्पना। अब डी ब्रोगली जो संकल्प है दोस्तों, ठीक है, इसके अनुसार क्या बताया गया है उसको ध्यान रखना है कि इसके अनुसार प्रकाश की तरंग की प्रकृति का पता व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण से चलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली जो संकल्पना है, ठीक है, उसका आधार क्या है। तो ध्यान रखना वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे व्यतिकरण, फिर दूसरा ऑप्शन में विवर्तन, तीसरा ऑप्शन में ध्रुवीकरण, और चौथा ऑप्शन में उपयोग सभी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयोग सभी। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि डी ब्रोगली संकल्पना के आधार पर जो प्रकाश है वो कौन सी तरंग है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एनटीपीसी में आया गया है कि डी ब्रोगली संकल्पना के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो वहाँ पे आपको कई बार कथन मिलेगा कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसी होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ध्यान रखना, इन्होंने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो डी ब्रोगली संकल्पना है उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि इसके अनुसार प्रकाश की तरंग कैसी होती है, तरंग की जो प्रकृति होती है वो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण पर क्या होती है, आधारित होती है। फिर दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि एक सेकंड, क्या हुआ है इस फोन में, अभी एक सेकंड चल रहे तो अभी थोड़ा कुछ हो गया है इसमें, 1 मिनट, कुछ ऑप्शन कुछ आ गया है इसमें। एक सेकंड, थोड़ा कुछ हो गया था ये भी इसमें फ़ोन में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको एक बार, इसमें क्या है कुछ हिल गया। अब देखो यहाँ पे हम बता रहे थे अभी डी ब्रोगली संकल्पना। तो ध्यान रखना है आपको कि इसके अनुसार प्रकाश की जो तरंग होती है उस तरंग का जो प्रकृति का पता लगाते हैं तो उसके लिए किस किस घटना का उपयोग होता है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण। और क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर इस प्रकार पूछा जाता है यहाँ से कि प्रकाश की जो तरंग होती है उसकी प्रकृति चुंबकीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो यह कौन सी संकल्पना के आधार पर बताई गई है। तो वहाँ पे कौन सी संकल्पना है, डी ब्रोगली संकल्पना। या फिर यहाँ पे कौन सा कथन सत्य असत्य इस प्रकार पूछा जा सकता है। या फिर डी ब्रोगली संकल्पना के आधार पर जो प्रकाश की जो तरंग होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन में आपके आएगा विद्युत चुंबकीय प्रकृति। ठीक है, जो फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, दोहरी प्रकृति होती है। क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा कि डी ब्रोगली संकल्पना के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, तो दोहरी प्रकृति होती है। कौन सी होती है, दोहरी प्रकृति होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रकाश के रूप में यहाँ पे दो दर्पणों के बारे में हमने चर्चा की थी। समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो थोड़ा उनके बारे में भी यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देख दोस्तों लेंस व दर्पण, लेंस व दर्पण। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतना समय आप मेरे साथ बने रहे दोस्तों राउंड हब पर। अब ध्यान दो लेंस व दर्पण। देखो लेंस क्या होता है, लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा, देखो दोस्तों मैं साथ में इस टॉपिक को इस प्रकार लेके चल रहा हूँ ताकि आपने अभी जो अपवर्तन परावर्तन पढ़ा है ना दोस्तों, तो वहाँ से आपको ये रिलेटेड टॉपिक है।
ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो डाल सकता था, लेकिन मैंने खुद ने अपने हाथों से नोट्सों का भी उतार रहा हूँ मैं, और आपको विस्तार से इनके बारे में चर्चा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आगे पीछे नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आप क्या हो जाएगी, समझने में असमर्थ हो जाओगे आप। ठीक है, कि ये टॉपिक तो हार्ड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। लेंस, आपसे क्वेश्चन आएगा लेंस प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत है, अपवर्तन। ठीक है, लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि जो दर्पण होता है, जो आईना होता है, दर्पण होता है, वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको किस प्रकार यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे जो अनंत का साइन, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, एफ क्या होती है यहाँ पे, फोकस दूरी, और पी बराबर क्या होता है, ध्रुव, आर बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, एफ बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। ये टॉपिक मैंने क्लास 10 से लिया गया है। ठीक है, 10th में भी है और 11th में भी, तो मैंने 10 से लिया गया है। ठीक है, और 11th की जो बुक है उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको भी मैंने यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, साथ में एक बीएससी सेकेंड ईयर की बुक है, तो वहाँ से भी मैंने कुछ 2-4 लाइन है वहाँ से भी मैंने लिए गई है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना कंपटीशन के एग्जाम पे, कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार ही पूछा जा सकता है आजकल, क्योंकि लेवल का कोई स्तर नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोई दर्पण है, तो दर्पण में जो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदु होता है ये कौन सा होता है, पी क्या होता है दोस्तों, ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे जो एफ है ये क्या है दोस्तों, फोकस बिंदु है, और फोकस बिंदु से लेके और यहाँ पे पी जो ध्रुव है उसके बीच की जो दूरी होती है वो कैसी होती है दोस्तों, फोकस दूरी। कैसी दूरी होती है ये, फोकस दूरी। जो छोटा वाला एफ है वो क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, जो छोटा वाला एफ है वो क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है आपको फोकस दूरी। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है आपको, अनंत और फोकस बिंदु के बीच में, अनंत और फोकस बिंदु के बीच में जो बिंदु होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से लेके और ध्रुव के बीच में दूरी, वक्रता केंद्र से लेके और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हमने दर्शाया गया है आर से। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। एक नॉर्मल आपका फॉर्मूला, यदि मान लो आपसे किसी सवाल में आपको वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया जाए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कि ये आप एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है उसको समझो एक बार आप, कि जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है ना, वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है आर, उसकी क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, नीचे देखो यहाँ पे लिख रखा है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है हमारी, वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, आर, आर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, आधी होती है, क्या, फोकस दूरी। क्लियर, तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के उपयोग दाढ़ी बनाने में दंत चिकित्सक कान के रूप में, कान को जब जांच करता है, दांतों को या कानों को जो जांच करता है चिकित्सक, तो वहाँ पे किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। या फिर सालर कुकर में, और परावर्तक जो दूरदर्शी होता है, परावर्तक जो दूरदर्शी होता है दोस्तों, जो नज़दीक देखने के लिए होता है दूरदर्शी, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यदि आपको देखो दोस्तों, छोटे से छोटा यदि आपको बेसिक के बारे में पता नहीं है ना, तो आसान से आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। यहाँ पे आप सोचते हैं ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको, और यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर R/2, R/2, तो 30/2 क्या होता है, 15 सेंटीमीटर है। लेकिन यदि मान लो आपने तो हल्का सा भी बेस नहीं पढ़ रखा है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन 100% आप छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी, ये आपका कम से कम 2 नंबर आपको बेनिफिट दिलाएगा, मात्र इसको समझ लीजिए आप, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे समझोगे आप, उसको समझ लो एक बार आप। ये हमारा कोई भी दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, वस्तु दोस्तों हमने पहले यहाँ पे रखी है, फिर यहाँ पे रखी है सेकंड, फिर यहाँ पे थर्ड रखी है, फिर यहाँ पे रखी है वस्तु को, फिर यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे रखा है, और फिर यहाँ पे। अब देखो कैसे कैसे रखा है वस्तु को, उसको समझो आप एक बार। ये कौन सा बिंदु दोस्तों, अनंत।
कौन सा बिंदु है? अनंत बिंदु है ये। अभी हमने आपको बताया था ये कौन सा बिंदु है? अनंत बिंदु है। यहाँ पे कौन सा है? सी। इसको भी ध्यान मत दो आप। ये तो क्या है देखो, अनंत। और सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र, पहले इनको याद करना पड़ेगा आपको। सी का बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र। वस्तु देखो यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। ठीक है, फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र आ गया। फिर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में यहाँ पे वस्तु। ठीक है, और फिर फोकस बिंदु पे है, और फिर फोकस बिंदु पे और ध्रुव के बीच में है वस्तु, यहाँ पे 6 नंबर पे। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? वस्तु की स्थिति है। वस्तु की क्या है? स्थिति। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा दोस्तों? देखो, पहले मैंने आसान तरीका है, पहले इनको सीधा क्रम जमा दिया और फिर इनको ऐसे बना के मैंने उल्टा क्रम जमा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, वह समझो आप। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहाँ से शुरू करोगे आप बताओ? यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत से शुरू करते हैं 1 नंबर से। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि कि कोई वस्तु को हम अनंत पर रखी हुई कोई वस्तु है, तो अवतल दर्पण पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक है, ये कितनी दूर बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों? 1 नंबर कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे देखो, हम उल्टा चलते हैं, 1 2 3 4 5। एक कहाँ पे? ये रहा F1। और F क्या है यहाँ पे हमारे पास? F क्या है हमारे पास? फोकस बिंदु। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? फोकस बिंदु पे बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों? उल्टा। ये नीचे की साइड है ना, देखो ये, समझ गए आप? यहाँ से क्या है? ये उल्टा दे रखा है, तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और सबसे क्या बनेगा? छोटा बनेगा। सबसे छोटा बनेगा, सबसे उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो F1 पर अर्थात कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। यदि ध्यान रहे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2 नंबर पे। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि कोई वस्तु रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पे, ये वाला अवतल दर्पण पे कहाँ बनेगा? तो देखो, ये 1 होगा, यहाँ पे 2। 2 कहाँ पे है दोस्तों? 2 कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य में बनेगा चित्र। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि कोई वस्तु अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण पर बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। क्लियर? फिर तीसरे नंबर पे आइए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अवतल दर्पण पे। उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखो 3 नंबर यहाँ पे नीचे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, उसके बाद में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हुई हो, यहाँ पे 4 नंबर पे, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में 4 नंबर पे रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अब देखो 4 नंबर कहाँ पे? ये रहा 4 नंबर। नीचे से उल्टा आएंगे, 4 नंबर यहाँ पे है ना, तो कहाँ पे है ये? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा चित्र। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में है, तो अवतल दर्पण के उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई वस्तु कहाँ पे धरी हुई हो? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस बिंदु पे हो कोई वस्तु, तो फोकस बिंदु पे यदि कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? F1। यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 5 नंबर यहाँ पे कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है, अवतल दर्पण के सामने का मतलब है कि अवतल दर्पण का जो ध्रुव बिंदु है, ध्रुव बिंदु पे और फोकस बिंदु के बीच में, देखो P बराबर हमने आपको बताया था अभी ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव बिंदु पे और फोकस बिंदु के बीच में यदि कोई वस्तु रखी हुई है आपकी, ठीक है, कहाँ पे रखी हुई है? देखो ये दूरी कौन सी दूरी होती है? फोकस बिंदु होता है ना यहाँ पे, कौन से होती है? F बराबर क्या होती है यहाँ पे? फोकस दूरी होती है ना ये। तो फोकस दूरी के मध्य में, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य में यदि कोई वस्तु है,
तो अवतल दर्पण पे उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ध्यान रखना उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अब की बार सीधा बनेगा। 6 नंबर यहाँ पे कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और अवतल दर्पण के पीछे एक साइड बनेगा अर्थात आभासी बनेगा। यहाँ पे से कैसे आगे था प्रतिबिंब के आगे तो वास्तविक था, यहाँ पे कैसा है आभासी बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण पे कहाँ पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, ध्रुव के बाद में अर्थात दर्पण के पीछे की साइड बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। अब देखो कैसे पूछे क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दो दिए हैं मैंने कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु C व F अर्थात केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्यान रखना है वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में बनेगा। कब, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हुई है। क्लियर। फिर यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो पर्दे के पीछे बनेगा। ये देखो पर्दा, ये इसके पीछे बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। क्लियर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नीचे नीचे नोट इंपोर्टेंट, इसको भूल मत जाना आप कि अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी व वस्तु से कैसे होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी व वस्तु से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैंने समझाने में असमर्थ नहीं हूँ दोस्तों, आप वापस दोबारा देख के इसको समझना। देखो उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसमें आपने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1/f। एफ क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी है। अब देखो जो v है, v क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी है। और यहाँ पे जो u है, u क्या है हमारे पास, लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी है कौन सा, u। जबकि ध्यान रखना जब हमारा गति का जो चैप्टर आएगा तो वहाँ पे ध्यान रखना जो प्रारंभिक जो दूरी होगी वो होगी u। ठीक है, और अंतिम जो दूरी होती है वो वहाँ पे क्या होती है, v। ये आपको गति वाले चैप्टर में बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे जो v है वो क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और u क्या है यहाँ पे हमारे पास, लेंस से वस्तु की दूरी है। अब देखो फोकस दूरी को हम ऋणात्मक कब लेते हैं, धनात्मक कब लेते हैं, उसको समझो। यदि क्वेश्चन में आपके अवतल दर्पण दिया जाए, क्वेश्चन में आपके अवतल दर्पण दिया जाए तो आपको जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ में। और यदि आपको फोकस दूरी, यदि सवाल में आपको उत्तल दर्पण दिया जाए, ठीक है, कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण दिया जाए, तो वहाँ पे फोकस दूरी को कैसे लेना है, आपको धनात्मक लेना है। कैसे लेना है, धनात्मक लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है एच आई बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच नॉट या एच जीरो का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आगे पीछे मत कर देना इसको। ठीक है, अगर आप पक्षांतरण करोगे, देखो 1/u का यदि आप पक्षांतरण करोगे तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ये बातें आपको आनी चाहिए कि प्लस की राशि बराबर के इस साइड है, अगर पक्षांतरण करेगा तो वो धनात्मक कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो लेंस की आवर्धन क्षमता m, लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। ये फॉर्मूले आपको इसलिए याद करने पड़ेंगे क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, और आप हल्के से फॉर्मूले के कारण क्या होता है, आप छूट के आ जाते हैं वहाँ पे। अब ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आया गया है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे u का मान दे रखा है -20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में मैंने आपको बताया नेगेटिव चिन्ह लेना है माइनस, तो u बराबर -20 डिग्री। यहाँ पे बच्चे गलती यही करते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि अवतल दर्पण है तो कौन सा चिन्ह लेना है, उत्तल दर्पण है तो कौन सा चिन्ह लेना है। ठीक है, और सोल्व करने बैठ जाते हैं न्यूमेरिकल को, और फिर वहाँ पे लास्ट में क्या होता है, आंसर गलत आ जाते हैं। फॉर्मूला सबको याद रहता है लेकिन गलतियाँ किसकी होती है, यहाँ पे सिर्फ चिन्हों की गलतियाँ होंगी आपसे, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें आप। u बराबर क्या है, -20 सेंटीमीटर, और f बराबर क्या है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला आप सबको पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखो u का मान मैं बताया लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की जो दूरी देखिए, अवतल दर्पण का मतलब लेंस है, और लेंस से वस्तु की दूरी अर्थात किसका मान दे रखा है आपको यहाँ पे, u का मान। ठीक है, यदि आपसे यहाँ पे प्रतिबिंब दे रखा होता है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई होती है मान लो, तो इसका मान क्या है, v का मान दे रखा होता। ठीक है, प्रतिबिंब आता है v और दर्पण आते ही u। तो क्लियर, एक बार आपको क्लियर होना है, यहाँ पे u का मान दे रखा है, v का मान दे रखा है। तो u का मान दे रखा है हमको और f का मान दे रखा है। अब देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1, देखो यहाँ पे 1/v,
ठीक है। अब माइनस का 1/, में यू इस साइड जाएगा पक्षांतरण के द्वारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1/u, प्लस का 1/u हो जाएगा। अब देखो 1/v बराबर 1 मान रख दिया हमने f का, और यहाँ पे u का मान रख दिया। अब देखो यहाँ से ध्यान दो कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जगह क्या है हमारे पास माइनस है ना, तो माइनस को हमने क्या ले लिया, बाहर निकाल लिया कुछ समय के लिए, माइनस चिन्ह क्या ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया। अब बॉक्स लगा लिया। अब देखो दोनों का यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, दोनों का लय से लेंगे, दोनों का लय से क्या आएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 20। अब कैसे करते हैं हम, इस 20 में इस 10 का भाग देते हैं, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो 2 बढ़ जाता है, उस 2 को हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2 आता है। प्लस यदि मान लो यहाँ पे क्या है 20 में 20 का भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है। और जब हम इसको सीधा करेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा 20 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और 3 का भाग देंगे हम 20 में, तो देखो 3 18 है ना, फिर 2 बच गए, फिर 0 उतार लेंगे, फिर पॉइंट के बाद फिर 3 18, 3 18 जाता ही जाएगा ये भाग। ठीक है। तो 6.66, 6 से क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, और कैसे आएगा हमेशा ऋणात्मक। अब यहाँ पे जो ऋणात्मक मान आया है इसका मतलब कि दूरी के जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, वास्तविक नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मान कैसा है ऋणात्मक, अगर धनात्मक आता तो कैसा आता, वास्तविक चित्र बनता। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दो आप थोड़ा सा, अगर आपकी ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया ना आप, तो ध्यान रखना आप फॉर्मूला तो है ही आपके पास, अब आप इनको सोल्व करना आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप मान लो सोल्व ऐसे प्रकार नहीं करना चाहते, देखो 2 तरीके होते हैं सोल्व करने के। कैसे, यहाँ पे आपको समझ देता हूँ। जैसे हमारे पास 1 बटा क्या है यहाँ पे 10, और प्लस यहाँ पे क्या है 1/20 है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, देखो कैसे करते हैं, पहले इनको आपस में गुणा करते हैं, 20 को करेंगे 10 से गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। फिर हम 20 को करते हैं 1 से गुणा, 30 से गुणा करेंगे, पहले 20 को 1 से और फिर 10 को इसे 1 से, 20 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 20, और 10 को 1 से गुणा करते हैं यहाँ पे 10, तो देखो 20 और 10 कितने हो गए हमारे पास 30, नीचे कितना गया हमारे पास 200। 1 0 से 1 0 कटेंगे, क्या बचा, नीचे 20 बच गए, ऊपर क्या बच गए 3, और यहाँ पे जब हम उल्टा करेंगे इसको तो 20 तो ऊपर चल जाएगा और 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी आप यहाँ पे भिन्नों को हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, कि गाड़ी की साइड का दर्पण जिसमें पीछे के व्यक्ति को देखा जा सके। ठीक है, गाड़ी की साइड का जो दर्पण होता है जिसमें पीछे के व्यक्ति को देखा जा सकता है, तो वहाँ पे कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया गया कौन सा दर्पण चल रहा है हमारा, उत्तल दर्पण। क्लियर। आँख के कोर्निया वाला भाग दान किया जाता है। आँखों का आपसे पूछ लिया जाता है कि आँखों का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है, तो कौन सा भाग है, कोर्निया वाला भाग। वहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वस्थ मनुष्य की जो आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसकी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम कुछ रोग के बारे में जांच करेंगे कि मायोपिया, मायोपिया कौन सी बीमारी है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं इसमें, देखो निकट दृष्टि दोष हो रहा है लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है परिभाषा में, निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना से आगे बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना आप कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना में। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, ना कि रेटिना के पीछे। ध्यान रखना, गलत मत कर देना। और इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। फिर है हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दूरदृष्टि दोष। अब इस दूरदृष्टि दोष में इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के बाद में या रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, और इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर ध्यान रखना, एक और बीमारी होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें दूर व नज़दीक दोनों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और इसके लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाएगा। और क्वेश्चन आपसे इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विफॉक्सी लेंस में ऊपर की तरफ कौन सा लेंस लगा होता है या नीचे की तरफ कौन सा लेंस लगा होता है। तो द्विफॉक्सी लेंस में ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे। यहाँ पे जरा आप फोकस कीजिएगा कि एस्टिग्मेटेंज, एस्टिग्मेटेंज का मतलब होता है अबिंदुता दोष। कौन सा दोष, अबिंदुता दोष। इसमें कोर्निया टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जो हमारी जो कोर्निया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब इंसान की जब आंखें का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें सिर्फ वो अपनी कोर्नियों को ही दान करता है। ठीक
ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें जो कॉर्निया कैसी हो जाती है दोस्तों, टेढ़ी में हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति इस साइड देखता है तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस साइड देख रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखें कॉर्निया कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस दोष में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ दिखाई देती हैं। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा कैसे दिखाई देती हैं, एक साथ दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस दोष में आप सिलेंडरी लेंस का मतलब होता है, सिलेंडर कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से रोग में, अबिंदुता दोष में, अबिंदुता दोष में। नोट, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना है कि मनुष्य की आंख के लेंस को फोकस दूरी होती है ना, वो कितनी होती है, 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर होती है, ठीक है। मनुष्य की जो आंख की जो लेंस की जो फोकस दूरी कितनी होती है, 1.7 सेंटीमीटर होती है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य की आंख की जो स्पष्ट दूरी होती है, अर्थात मनुष्य कितनी उसकी स्पष्ट दूरी है जहाँ पे वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर होती है यह दूरी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि किसी दूरदृष्टि दोष व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक। और जो निकट दृष्टि दोस्त होगा तो उसके लिए फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, तो हमारे पास स्पष्ट दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है। तो एक आप ध्यान रख लेंगे तो दूसरे आपको ऑटोमेटिक यहाँ से लाइन याद हो जाएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि मनुष्य की आंख के लेंस की जो क्षमता होती है वो 60 डायोप्टर होती है, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी को किस में मापते हैं, तो किससे मापते हैं आप, सॉरी लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो कैसा होता है दोस्तों, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो ध्यान रखना है मनुष्य की आंख के लेंस की जो क्षमता होती है वो 60 डायोप्टर होती है। वहीं पे ध्यान रखना है कि मनुष्य की जो आंखें होती हैं, ठीक है, वो 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं, जैसे कैमरा होता है हमारा फ़ोन का, तो 576 मेगापिक्सल कैमरे की तरह कार्य करती हैं मनुष्य की आंखें। मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, हमेशा उल्टी व वास्तविक होती है। मनुष्य की जो आंख का जो रेटिना भाग होता है, ठीक है, उसके द्वारा हमको दिखाई देता है, वो हमारे क्या बनाता है दोस्तों, आंख में प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात फोटो बनाता है, उसके बाद में हमको दिखाई देता है। तो मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उल्टी व वास्तविक होती है। और यह कम से कम 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिला है। एक बार सीजीएल में भी आया था 2-3 बार कि मनुष्य की आंख और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी देर तक बने हुए रहता है, ठीक है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है वो, इसके बाद में जाके चेंज होता है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक उत्तल दर्पण के साथ एक ही अक्ष पर रखा हुआ है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के बीच की जो दूरी है वो कितनी देर की, हमको 15 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ध्यान रखना है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है, अर्थात बनना हुआ जो प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति कैसी होगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपको ध्यान रखना है साफ साफ उत्तल लेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, उत्तल लेंस, अर्थात जो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, वो कैसी होगी, हमारे पास धनात्मक होगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला सबको याद है लेकिन आप चिन्हों की गलतियाँ करते हैं, तो ये कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी कैसी है, यहाँ पे हमारे पास धनात्मक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे F बराबर दे रखा है हमको, फोकस दूरी कैसी है 20, और मैंने आपको बताया तो U है, U का मान यहाँ पे कितना दे रखा है हमको, U कैसा है, लेंस की दूरी है, उत्तर लेंस से दूरी, तो उत्तर लेंस से दोस्तों यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है आपको, 60 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। ये लेंस से दूरी है, अगर मान लो आपको प्रतिबिंब से दूरी देता तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, V, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको किसका मान निकालना है, V का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f का मान निकालेंगे तो ध्यान रखना है आपको, हमको निकालना है v का मान निकालना है। तो देखो माइनस का 1/u पक्षांतर दूर इस साइड जाएगा तो 1/f और प्लस का क्या हो जाएगा 1/u, तो 1/f का मान रख दिया और यहाँ पे u का मान रख दिया, u का मान रख दिया हमारे पास माइनस के 60 डिग्री बराबर 1/v। हमने इसको हल किया, देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, तो 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 बढ़ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 60 में 60 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, 3 में से 1 घटाया 2 आ गया, 2/60। जब हम यहाँ पे देखो उल्टा करेंगे v ऊपर जाएगा, मान लो v को उल्टा करोगे आप इसको तो ये भी उल्टा हो जाएगा मान यहाँ पे, तो 60 तो ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो v का मान कितना जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पे। इसी प्रकार सेम टू सेम यदि आप मान लो उत्तल का, देखो यहाँ पे उत्तल का प्रतिबिंब दे रखा है u बराबर प्लस के 15 सेंटीमीटर, r बराबर कितना दे रखा है आपको, मान लो वक्रता क्या दे रखी हो, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको
कि जो वक्रता त्रिज्या होती है आर, उसका मान दे रखा होता है मान लो सवाल में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का। यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है आपको 20, तो वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा होता है, ठीक है। और फोकस दूरी दी गई है कितनी, 10, ठीक है। तो तब आप क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करेंगे, ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे दर्पण में देखो 1/f बराबर 1 में v प्लस 1/u, फॉर्मूला वही है आपको। यहाँ पे f का मान रखना है 10 और u का मान रखना है 15 और v का मान आप इस तरीके से निकाल लेंगे हम यहाँ पे। क्यों, देखो 10 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 30, 30 में 10 का भाग देंगे, 10 तिया 30, 3 बार माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ पे क्या था, प्लस का चिन्ह था। फिर यहाँ पे v का मान क्या था, कितना है हमारे पास 15, तो ध्यान रखना 15 का भाग दें किसी में 30 में, तो 15 दूना 30, 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 में 2 कितना जाएगा 1, 1/30, v का मान निकालेंगे, ये उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पे। तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब इसका क्या आ गया हमारे पास, मान आ गया। अब देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, देखो कोई यहाँ पे देखिएगा एक बार आप कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की 3 गुना आवर्धित बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको u का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए u बार बार आ रहा है यहाँ पे, u का मतलब होता है कि दर्पण, ठीक है, दर्पण के और जो दर्पण की जो दूरी होती है अवतल दर्पण से, ठीक है, अवतल दर्पण से जो दूरी होती है दोस्तों वो दूरी क्या होती है u, और प्रतिबिंब के साथ में जो दूरी होती है वो कौन सी दूरी होती है v, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण अपने सामने 10 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसी दूरी है आपके पास, u का मान दे रखा है, और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण दे रखा है, तो कैसा मान आएगा ऋणात्मक, अगर उत्तल होता तो कैसा आता धनात्मक। m का मान यहाँ पे देखो, यहाँ पे m किसे कहते हैं हम, m क्या होती है बताओ, हमने आपको बताया था क्या होती है m, आवर्धन क्षमता, क्या होती है आवर्धन क्षमता। अब यहाँ पे देखो जो आवर्धन क्षमता है वो कैसी है, 3 गुना बढ़ा दी गई, तो कैसी है 3। अवतल दर्पण है तो ये भी कैसी आएगी माइनस, फॉर्मूला है हमारे पास m बराबर माइनस का v अपॉन माइनस का v अपॉन u, तो v बराबर माइनस का 3 गुना, हमको निकालना है किसका मान, यहाँ पे देखो u का मान दे रखा है, m का मान दे रखा है, u और m दोनों का मान दे रखा है, तो v का मान निकालेंगे तो u कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम इसको गुणा कर देंगे, दोनों का मान क्या आ जाएगा 3 गुना 10, माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बच जाएगा हमारे पास, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है यदि निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखो यहाँ पे c बराबर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने पहले शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था कि n बराबर c/v, ठीक है, पीछे आप बैक करके चेक कर सकते हैं, n बराबर c/v। तो वहाँ पे ध्यान रखना c बराबर क्या होता है, यहाँ पे निर्वात में चाल, और निर्वात में चाल मैंने बताई थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, किसकी, प्रकाश की, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है 1.50, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, nm का मतलब अपवर्तनांक का मान दे रखा है 1.50 बराबर c का मान आपने रख दिया यहाँ पे 3 × 10⁸, हमको निकालना है v का मान, v सेट चल जाएगा और 1.50 कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। एक मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में अपवर्तनांक का, और c का मान प्रकाश में हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तनांक रहता है हमेशा फिक्स होता है, निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या चलती है, प्रकाश की चाल चलती है, प्रकाश की जो किरण होती है ना वो। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है 2.42, तब प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो कैसी होती है 3 × 10⁸ होती है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे चाल क्या जाएगी 3 × 10⁸, ठीक है। और v का मान पूछ रहा है यहाँ पे v का मान पूछ रहा है, तो देखो v यहाँ पे चल जाएगा, nm कहाँ पे आ जाएगा, बटे में चल जाएगा, और nm अर्थात अपवर्तनांक का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 2 × 2.42। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1.24 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ पे देखिएगा आप, कोई अवतल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रहती है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिबिंब का साइज, शुरुआत में जो फॉर्मूला लिखा था मैंने वो फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्रतिबिंब की साइज यहाँ पे c बराबर क्या होता है h डैश अपॉन h को ही लिया जाता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो अपवर्तनांक था, अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है, C बराबर V अपॉन यू। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता होती है हमारी, आवर्धन क्षमता, उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, M बराबर V अपॉन यू। देखो यहाँ पे ये रहा M बराबर V अपॉन यू, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। और M बराबर यहाँ पे क्या लिया जाता है, H डैश अपॉन H। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो होता है H डैश, और बिंब का जो साइज होता है वो होता है H। तो H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन यू। यहाँ पे ध्यान रखना है H अपॉन में H डैश और V अपॉन यू। यहाँ पे U का मान आपको दे रखा है -50 सेंटीमीटर, और H होता है किसके बराबर में, H डैश के बराबर में होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना H से क्या हो जाएगा, H कट जाएगा तो V अपॉन यू। तो U का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, -50 डिग्री आ जाएगा, ऐसे कैसे। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो अपना जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, हमारे पास U का मान आ गया 50। U का मान कितना है हमारे पास, 50 डिग्री माइनस, और V का मान कितना है हमारे पास, -50। ये V का मान है, किसका मान है, V का मान है ये। U का मान सवाल में दे रखा है पहले से ही, जो कितना था 50, यहाँ पे हमने रखा था ना 50। ठीक है, अब वो यहाँ पे माइनस का हो गया। अब ध्यान रखना ये तो कितना है, V का मान, ये तो V का मान है, ये किसका मान है, U का मान है। तो ठीक है, इनको जब हम हल करते हैं यहाँ पे तो कितना आता है हमारे पास, 0.25 मीटर। F का मान कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। हमको निकालनी है क्षमता, तो क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f। P का मतलब होता है ध्रुव पे जो क्षमता होती है वो कितना होती है, 1/f, मतलब फोकस दूरी की उल्टी होती है। तो 1/1.25, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +40 डायफ्टर। ये D का मतलब होता है डायफ्टर, जो कि लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, मात्रक। तो 40 क्या आ जाएगा, डायफ्टर आएगा। केवल सोल्व करना है आपको बस। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लास्ट पेज है बस। 15 सेंटीमीटर कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंदु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दर्पण कौन सा है, उत्तल। उत्तल में कैसी फोकस दूरी आती है, यहाँ पे हमारे पास प्लस। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, फोकस दूरी प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। फिर यहाँ पे U का मान दे रखा है, यहाँ पे U का मान दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दर्पण से कोई बिंदु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अगर उसके विपरीत दिशा में नज़दीक रखा होता तो कैसा आता, धनात्मक आता है। दूर है तो किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। यानी उत्तल यहाँ पे लिख रखी है मैं नोट में, उत्तल में फोकस दूरी कैसी आती है, धनात्मक आती है, और अवतल में कैसी आती है, ऋणात्मक। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। U का मान कैसा है हमारे पास, ऋणात्मक। ठीक है, अब U का मान ऋणात्मक है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे U का मान ऋणात्मक दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, पहले से क्या होता है, ऋणात्मक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऋणात्मक और ये वाला ऋणात्मक क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 15 30 में भाग देंगे, 15 का 15 दूना 30, 2 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 10 का भाग देंगे 30 में, 10 दिया 30, 3 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5, और नीचे कितना आ जाएगा, 30। तो 5 अंक V का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V को उल्टा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। छोटा सा क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता +1 है, तब क्या होगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता अगर +1 है तब क्या होगा, ध्यान रखना, तब क्या होगा, प्रतिबिंब व बिंब का आकार समान हो जाएगा। प्रतिबिंब व बिंब का आकार कैसे हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, 5.0 मीटर लंबाई का कोई बिंदु है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है।